actually implement these schemes. Thank you, धन्यवाद sir. रेड्डी साहब। माननीय प्रोफेसर राम गोपाल जी यादव। धन्यवाद श्रीमान। मैं केवल 4-5 मिनट बोलूँगा, आपको घंटी बजाने का अवसर नहीं दूँ। आपके लिए घंटी क्यों बजाएंगे? सर, इस बजट में जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर हैं देश की तरक्की के लिए, विकसित भारत के लिए, जैसे एग्रीकल्चर है, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। पिछले साल का जो बजट था उसकी तुलना में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन चारों सेक्टर में इस बार कम हुआ है पिछले साल की तुलना में। एग्रीकल्चर में पिछली वर्ष ये जो था 2.7%, अब की रह गया 2.5%। टोटल में 10-5 लाख करोड़ बढ़ जाए उससे कुछ नहीं, लेकिन कंपैरिजन तो हम पिछले साल के जीडीपी के हिसाब से ही करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत ज़रूरी है उसमें पिछली बार था 3.4%, अब की हाथ थी 3.1%। हेल्थ में तो 2% भी नहीं है, 1.97%, जबकि लक्ष्य रखा गया था कि 2.5% कम से कम हो जाए। अगर 2.5% भी हो जाए तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो बहुत कम हो सकता है। अभी लगभग आंकड़े कुछ कहते हों, लेकिन वास्तविकता ये है कि 60% लोग ऐसे हैं जिनको अपनी जेब से इलाज का पैसा देना पड़ता है। तो केवल इसमें अगर ये बहुत आवश्यक है, तमाम लोग, एक रिपोर्ट आई थी जब मैं 2-3 साल पहले कुछ लोगों को बुलाया था हेल्थ कमेटी में, एक्सपर्ट्स को, तो उन्होंने कहा कि 4-5% हर साल केवल बीमारी के इलाज पर पैसा खर्च करने की वजह से बिलो पॉवर्टी लाइन लोग चले जाते हैं। एजुकेशन में 6% का लक्ष्य था 20 में ही नई एजुकेशन पॉलिसी के, 4 समथिंग है अभी %। तो जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर हैं उनको अगर नज़रअंदाज किया जाएगा बजट में तो विकसित भारत नहीं बन सकता है। बात कितनी करें। एक का मुझे बहुत चिंता है एक बात की, रेपो रेट कम किया है, इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे, इसका दुष्परिणाम क्या होगा? यहाँ बैठे हुए लोगों ने, मांझी जी कैलकुलेट करिए, अगर हम 50 लाख का कर्ज लें बैंक से तो पिछले बार की तुलना में जो रेपो रेट कम हुआ है उसमें केवल हमें 1950 रुपये का लाभ, 1950 का 50 लाख रुपया कर्ज लेने पर। लेकिन बैंकों का क्या हाल होगा? बैंकों से तो हजारों करोड़ रुपया, लाखों करोड़ रुपया लेते हैं लोग। बैंकों का स्वास्थ्य बहुत खराब होगा। दूसरे, फिक्स्ड डिपॉजिट में कोई जमा नहीं करना चाहेगा, बैंकों में पैसा नहीं जाएगा, बैंक कमज़ोर होती जाएंगी। आशंका लोगों को, अर्थशास्त्रियों को ये है कि अगर यही स्थिति रही तो बैंकें डूबने लग सकती हैं। और जो लोगों ने अपना पैसा जमा किया है, एक पैसा, आम लोगों ने, बड़े लोगों का तो राइट ऑफ भी हो जाता है, जो कर्ज राइट ऑफ हो जाता है, लेकिन जो लोगों ने जमा किया है वो बैंक का तो यह, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की यह है कि आपका चाहे जितना पैसा जमा हो, अगर बैंक डूब जाए तो 1 लाख रुपया देंगे। चाहे 100 करोड़ आपका जमा हो, चाहे 200 करोड़ जमा हो, चाहे 50 लाख जमा हो, 1 लाख देंगे केवल। तो ये बहुत स्थिति ठीक नहीं है। और एक चीज़ में आपका सर ध्यान आकर्षित करना, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ये जो NCLT है, इससे बड़ा भ्रष्टाचार हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ जो लगातार हो रहा है। ये बैंकों को नुकसान पहुंचा रहा है, कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचा रहा है। जैसे ही NPA होता है, किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी कर्ज है उस पर 50,000 करोड़, प्रॉपर्टी ले ली 2 लाख करोड़ की, और नीलाम केवल की उसे 40,000 करोड़ में, तो 10,000 करोड़ तो हेयर कट में चला गया। बैंक का लॉस
बैंक का आप लेना देना बैंक का कुछ नहीं। और जो 2 लाख करोड़ की ज़मीन थी या प्रॉपर्टी थी किसी की, वो किसी व्यक्ति विशेष को केवल 40,000 करोड़ में मिल गई। ये वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय के नाक के नीचे ये हो रहा है। मैं चाहूँगा आपके माध्यम से कि इस मामले की जांच करें कि किन किन लोगों ने प्रॉपर्टी NCLT के माध्यम से खरीदी है, एक्चुअल उसकी क्या वैल्यू रही होगी और हेयर कट के द्वारा बैंकों को कितना नुकसान पहुंचाया गया है। इस करप्शन पर रोक लगाने की ज़रूरत है। मैं पर्सनली कभी वित्त मंत्री के टाइम देंगी तो मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल उन्हें देंगे कि उन्हें आश्चर्य होगा कि ये क्या हो रहा है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, अपनी बात यही कह के ख़त्म करना चाहता हूँ कि जो महत्वपूर्ण सेक्टर हैं उनका एलोकेशन बढ़ाया जाएगा। देश को विकसित करना है और ये भ्रष्टाचार को रोका जाए जो NCLT के जरिए लगातार किया जा रहा है, कुछ लोगों को लाभ पहुंचा रहा है। थैंक यू सर। धन्यवाद प्रोफेसर साहब।